नमस्कार दोस्तों। आज मैं पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 5 को पढ़ाऊंगी जो है ऊर्जा एवं संसाधन। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। आगे है, एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग उद्योग में किया जाता है। तो किस रूप में दिया जाएगा? वैद्युतिक। एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग वैद्युतिक उद्योग में किया जाता है। अभ्रक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रायः अभ्रक पाया जाता है। वायु तथा ताप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज भी अभ्रक में बदल जाता है। यह धातु खनिज है। अभ्रक अतुलनीय है। यह 600 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन कर सकता है तथा इस तापमान का यह जलता नहीं है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश भारत है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो हो जाएगा झारखंड में। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार का क्रम झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। भारत में कोयले का वर्तमान भंडार लगभग 319 अरब टन का है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान। अन्य अग्रणी देश क्रमशः निम्नवत हैं। पहले स्थान पे चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पे भारत है। भारत में निकाले गए कोयला में से 67% कोयला ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयले का निष्कर्ष कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर है। तो एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। आगे है इसमें, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, जबकि सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से एवं पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से किया जाता है। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के अंतर्गत प्राकृतिक गैस यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार, जल और बायोमास की विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोल आदि है, जो कि विश्व में भूभाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा एटीपी। एटीपी कोशिकीय प्रक्रम में मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी एडेनोसाइन ट्री फॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक है। एटीपी एक तरह का मौलिक जैविक कण है जो कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव, प्राणी व पेड़ पौधे में ऊर्जा के स्रोत का कार्य करती है। कार्बन का रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इसकी संख्या 10 लाख से अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का। सिलिकॉन धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं। सोलर सेल वह अर्धचालक युक्ति है जो सूर्य प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह युक्ति फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। तो ये हो जाएगा स्रोतों का समूह है। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे है इसमें, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो वर्तमान में अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं तथा पृथ्वी पर असीमित मात्रा में
हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत तो सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? तो ये हो जाएगा कोक। क्या हो जाएगा? कोक। निम्न में से कोक पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। तेल शोध कारखानों में संशोधित कच्चे तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उप उत्पादों को पेट्रोलियम उत्पाद कहते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाने वाले उप उत्पाद इस प्रकार हैं। तो इसमें हो जाएगा गैसोलीन, डीजल ईंधन, एस्फाल्ट या बिटुमेस भी कहते हैं, ईंधन तेल, जेट ईंधन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन, मोम, डामर और पेट्रोलियम है। आगे है, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। तो ये हो जाएगा मीथेन। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसमें 80 से 90% मीथेन होता है। मीथेन के अलावा इसमें एथीन और प्रोपेन का हाइड्रोकार्बन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन, CO2, H2, H2S आदि घटक पाए जाते हैं, जिसका मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस सूक्ष्म जीवाणुओं अपघटक प्रक्रम द्वारा बनती है। अगला है, भू-प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। तो हो जाएगा ऑक्सीजन। भू-प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 86% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, एल्युमिनियम 8.1% व आयरन की मात्रा 5% है तथा मैग्नीशियम 4% है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3R का मतलब बताना है। तो इसमें 3R इसमें हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो 3R का मतलब हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। आगे है इसमें, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के संरक्षण में सहायक 3R है। कम उपयोग रिड्यूस, पुनः चक्रण रिसाइकिल, पुनः उपयोग रीयूज। इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं तथा इससे हो रहे पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकता है। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला, रोका ब्राज़ील, लद्दाख इंडोनेशिया और कोमिल मैक्सिको। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विषम। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पवन ऊर्जा से विषम पवन ऊर्जा है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हल्के अल्केन्स का मिश्रण है तथा पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को गतिज की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है, गाँव के एक परिवार में जल भंडार के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? तो ये हो जाएगा पीठ का। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए पीठ का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे क्षेत्र जहाँ सतही मृदा अपारगम्य है तथा अधिक मात्रा में छत से प्राप्त वर्षा जल या सतही अपवाह काफ़ी कम समयांतराल में भारी वर्षा के कारण उपलब्ध हो, ऐसे खाई या पीट में बने फिल्टर माध्यम से जल संग्रहण किया जाता है तथा विशेष रूप से निर्मित पुनर्भरण कुओं द्वारा भूमि जल का लगातार पुनर्भरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? समुद्र में स्वच्छ जल नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल, कुआं, हिमशैल का जल स्वच्छ होता है। सागर का पानी खारा या नमकीन होता है। पानी में खारापन मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक गांव में पेयजल संभव स्रोत क्या हो सकता है? तो यह हो जाएगा कुआं। कुआं किसी गांव के पेयजल का संभव स्रोत हो सकता है। कुआं या कूप जमीन को खोदकर बनाई गई एक संरचना है जिसमें जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। मिट्टी के नीचे जो पत्थर, रेत, कंकड़ आदि पाए जाते हैं, उनके बीच की जगहों में छेद कर दरारों से रिस कर पानी नीचे आता रहता है। रिस कर नीचे आया हुआ पानी ही भूजल है। यह पानी हमें कुओं से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में उत्कृष्ट कुआं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? तो हो जाएगा वन नाश में। आगे है, भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन की प्राकृतिक वन नाश के कारण होती है, जबकि वनारोपण मौसम जल प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वन विनाश, यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाए एवं उसी अनुपात में वृक्ष न लगाए जाए तो उसे वन विनाश कहते हैं। वन नाश से जलवायु में परिवर्तन और जैव विविधता में ह्रास होता है। यह कमी मानवीय गतिविधियों के कारण वनों की कटाई से होती है। वन की अत्यधिक कटाई से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं। यह मृदा अपरदन को भी रोकता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख ऊर्जा उत्पाद करने वाले खाद्य हैं? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बृहद समूह बनाते हैं। शुगर कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः स्रोत चावल, गेहूँ, मक्का आदि है। इसकी कमी से वजन में कमी आना तथा शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सज्जिका किसका उपयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा वायु। सजीव वायु का प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। ऑक्सीजन वायु को प्राणदायिनी कहा जाता है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन तथा जल की उपस्थिति में करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः से निर्माण नहीं किया जा सकता। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत एवं ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है? तो हो जाएगा कार्बन कार्बन बंध में।
सौर ऊर्जा कार्बन कार्बन बंध में संग्रहित होती है और सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है तो ये हो जाएगा बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से और उर्वरक से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरक से किया जाता है। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो यह हो जाएगा समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। समाचार पत्र की रिपोर्ट्स जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। जबकि पाठ्य पुस्तकों, श्रव्य साधन एवं विश्वकोश में जल अभाव के प्रभाव की चर्चा सीमित होती है। जल का अभाव क्षेत्र में उपस्थित अपर्याप्त जल की मात्रा होती है, जबकि वहाँ जल की मांग उपस्थित जल की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो ये हो जाएगा मच्छरदानी का प्रयोग करें। आगे है, मच्छरदानी का प्रयोग करने से मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोका जा सकता है। मच्छरदानी का प्रयोग हम मच्छरों के काटने से उत्पन्न बीमारियों को रोकने के लिए करते हैं, जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया आदि। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। इसमें जाएगा, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी में इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों को लार्वा को खा ले। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। वर्षा का जल एवं गंदी नालियों का पानी आसपास जमा न होने दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि है। वस्तुतः ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नवीकरणीय, समाप्त होने योग्य है तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास आदि ऊर्जा की गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा प्रदूषण रहित होने के कारण पर्यावरण हितैषी है। अगला है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। नीचे हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थी को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन का। आगे है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो जानते और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध कर उस वस्तु को संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। अगला है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो एल्युमिनियम की खान किसमें है? उड़ीसा में।
ओडिशा राज्य में एल्युमिनियम की खान है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जमा चट्टानों की एक विस्तृत विविधता के अपघटन से बनता है जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। बॉक्साइट मुख्य रूप से बायर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमीना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख खदानें हैं बिलासपुर और माइकल हिल्स, सिंहभूमि, संबलपुर और सुंदरगढ़। आगे है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा, तो पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है और डीजल। कोयला ये पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, इसमें कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है जबकि एलपीजी, डीजल, मोम, कोल tar, ग्रीस पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। अगला है, यूफॉर्बिएसी फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा जेट्रोफा। क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। जेट्रोफा या रतन जोत यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिसमें बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में तो प्राकृतिक रूप से ही रतन जोत या जेट्रोफा का विशाल भंडार मौजूद है। कांकी नाड़ा मध्य प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। अगला प्रश्न है, तप्त भव जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। तप्त भव जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूना घाटी, लद्दाख और तापी पानी, झारखंड और खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैस को द्रवित भूति कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन C2H5SH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान 55,000 रखती है, किलोजूल प्रति किलोग्राम रखती है। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है। अगला है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें है, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। अगला है, परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, लाउड स्पीकर और ऊर्जा का स्थानांतरण दिया है एक तरफ और वस्तु। इसमें है लाउड स्पीकर, तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, कोयला का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बदलना और बल्ब का जलना हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा में बदलना। सौर सेल हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और एलपीजी का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। आगे है इसमें, सीएनजी संक्षिप्त रूप है, तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या दाबित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होती है। वास्तव में CNG प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली ज्वलनशील गैस और अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है। CNG में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बायो गैस संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो हो जाएगा पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी, जो राजस्थान में है, सन 1962 में स्थापित हुआ था। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसमें प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। इसके अलावा बायोगैस के उत्पादन से संबंधित तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र कोयम्बटूर, उदयपुर और पुसास मस्तीपुर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो हो जाएगा खनिज तेल। बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ जैसे गोबर, पशु मल, मानव मल तथा जैव रासायनिक कचरे डालकर ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। इस संयंत्र में खनिज तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? ये हो जाएगा गैस। डीजल, लकड़ी तथा केरोसिन के दहन से अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। गैस एक पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना जाता है। प्राकृतिक गैस कोयले या तेल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। आगे है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो हो जाएगा बाड़मेर में। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है। बाड़मेर जिले में मंगला क्षेत्र के केयर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई है। अधिकांश तेल भंडार राजस्थान के 3 क्षेत्रों मंगला, अयंगम और ऐश्वर्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम होगा, तो क्या हो जाएगा? तो पहले बॉक्स का नाम हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जल, वायु, मृदा, खनिज आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। सूरज, पानी एवं वायु प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म निर्मित होते हैं। अतः पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः सूर्य, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं आते, अतः यह क्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं? तो हो जाएगा जल भी प्राकृतिक है, खनिज और लकड़ी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकृति द्वारा जो साधन मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे जल, वायु, लकड़ी तथा खनिज इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं।
अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, ये है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो हो जाएगा दामोदर घाटी। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र तो हो जाएगा झरिया, जो झारखंड में है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयले, इसमें होती है 80 से 95%। भोरा कोयला के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। भारत के राज्यों में कोयला के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम क्या है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा। आगे है भारत की पहली तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है, तो हो जाएगा असम के डिगबोई में 1901 में। अगला है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन चक्कियों को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान है, तो हो जाएगा तटवर्ती क्षेत्र। पवन ऊर्जा फार्म पाए जाते हैं डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संसाधन NIWE स्थित है, तो ये हो जाएगा चेन्नई में स्थित है। अगला है बायोडीजल का निर्माण किया जाता है जेट्रोफा से। केरल के तटवर्ती इलाकों में पाया जाने वाला मोनाजाइट बालू में विशाल मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें थोरियम पाया जाता है। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम के उत्पादन के लिए। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो हो जाएगा जल ऊर्जा। जल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, जबकि LED लाइट एमिटिंग आयोड एक अर्धचालक आयोड है, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी के अनावेशित होते समय इनमें लिथियम आयन इसके ऋणायन से धनायन की ओर प्रभावित होती है, तथा बैटरी के आवेशित होते समय इसके उल्टा चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है, और ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा है जो कभी नहीं समाप्त होती है। यह ऊर्जा कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती। यह ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, प्रशीतन, जल ऊष्मन तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो हो जाएगा अपारंपरिक और नवीनीकृत। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की भूपर्पटी में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। यह मूल रूप से 3-4 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी की भूपर्पटी में संग्रहित होती है। ये ऊर्जा एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकते हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख और तापापानी झारखंड और खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन, और एक तरफ है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। और गैर नवीकरणीय में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आगे है इसमें राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। राजस्थान में प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जबकि जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस तेल कूपों से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। इसका मुख्य संगठन मीथेन गैस होता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस जैसलमेर में पाई जाती है। आगे है इसमें सीएनजी ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा वाहनों एवं उद्योगों में। संपीड़न प्राकृतिक गैस या सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। इसलिए सीएनजी का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें है जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन हो जाएगा। वाहनों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस जो कम वायु प्रदूषण करता है, तो हो जाएगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है सीएनजी में मीथेन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो हो जाएगा 80 से 90%। तो सीएनजी में मीथेन की प्रतिशत 80 से 90% होता है। एलपीजी का मुख्य घटक है, तो हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। लाइटर में कौन सी गैसीय हाइड्रोकार्बन होती है, तो क्या हो जाएगा एन ब्यूटेन। तो लाइटर में एन ब्यूटेन गैसीय हाइड्रोकार्बन होती है। आगे है एलपीजी का रिसाव पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। क्या हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। बायोगैस को अन्य नाम से जाना जाता है, तो गोबर गैस। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो सीवी देसाई ने। अगला प्रश्न आ गया है इसमें भाप अंगार गैस वाटर गैस है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला है प्रोड्यूसर गैस है, तो प्रोड्यूसर गैस में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। पेट्रोलियम से बने उत्पादों को कहा जाता है, तो पेट्रोलियम से बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो हो जाएगा असम, डिगबोई महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई मुंबई। और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश, तो विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा नॉर्वे। आगे इसमें नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र और स्थान, तो ये हो जाएगा तारापुर, तो ये महाराष्ट्र में, रावत भाटा तो राजस्थान, नरौरा बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है, कैंगा कर्नाटक हो जाएगा, काकरापार तो ये गुजरात हो जाएगा, और कलपक्कम तो ये तमिलनाडु। आगे है इसमें ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।